माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 5 और 6 कंप्लीट हो गया है। आज हम पार्ट 3 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ हम इस एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 52 to 78। ये किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 52 to 78 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन है? यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में? ठीक है, एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि लेजिस्लेशन, मतलब कि जो लॉ बनाए। एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करे, पॉलिसीज फॉर्म करे, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, वो कहलाता है एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल लेवल का एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं एक तरीके के एडवाइजर होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये कौन है? यूनियन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 to 78 डील्स विद प्रेसिडेंट, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक क्लियर है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट है वो कौन होता है, मतलब कि इससे पहले समझते हैं प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सिंबल है किसके? यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी, मतलब एकता के। ठीक है, किसके सिंबल है? यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी के। इसके अलावा क्या कहा जाता है? इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सबसे पहला जो वोट होता है वो किसका जाता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर, इसमें एक टर्म याद रखना, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, बताएंगे क्यों। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं? वोट करते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट को नहीं चुना जाता है। प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्टोरल कलीग जो होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। इलेक्टोरल कलीग कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तीन चीजें क्या हमने पढ़ा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो इलेक्टोरल कलीग है वो कौन कौन है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब कौन? दिल्ली एंड पुदुचेरी। ठीक है, दिल्ली एंड पुदुचेरी। ठीक है, दिल्ली एंड पुदुचेरी। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा हो गया। मतलब इसमें एक चीज क्या है कि सभी जगह के इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सभी के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर का रोल नहीं रहता है। इसके अलावा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी कोई रोल नहीं रहता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं रहता है।
ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुदुचेरी। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या रहती है? क्वालिफिकेशन क्या रहती है? क्या क्वालिफिकेशन है? ठीक है, प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन? तो सबसे पहले ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहला क्या है? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कहीं पे भी अगर वो प्रेसिडेंट हैं तो वो कहीं और कोई और जगह पे मतलब वेतन देने पर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, किसी पद पर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, जहां कहीं भी वो दूसरी नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से प्रेसिडेंट जो है केवल अपनी प्रेसिडेंसी को संभालेंगे। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नंबर 3, ठीक है, मतलब कि कहीं और नौकरी नहीं कर सकते हैं किसी और जगह पे। ठीक है, कहीं और कोई ऐसा काम जिसमें वेतन मिल रहा है तो वहां पे ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। He should be qualified for the membership of Lok Sabha and Rajya Sabha. He should be qualified for the member of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Qualified, qualified का मतलब ये है, qualified का मतलब ये है कि वो क्वालिफाइड तो होंगे लेकिन मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, इसकी शर्त है कि मतलब आप में काबिलियत है, आप क्वालिफाइड हों, मेंबर होने की सारी कंडीशंस आप फॉलो करें, लेकिन आप मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। क्वालिफाइड का मतलब कि आप पूरी जो कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल कर रहे हो, लेकिन आप मेंबर नहीं होगे। ठीक है, तो क्वालिफाइड तो होंगे। He should be qualified for the membership of Lok Sabha and Rajya Sabha, but he will not be the member of Lok Sabha and Rajya Sabha. दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं होंगे वो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दूसरा नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ही रहेंगे। उसके अलावा he should be 35 year old. He should be 35 year old. ठीक है, he should be 35 year old. ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बट ही कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस। ही शुड बी 35 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो ये जो है क्वालिफिकेशन इलेक्शन समझ में आ गया प्रेसिडेंट का। आगे बढ़ते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन क्या है इनकी? नंबर 1, फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस। फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस। ठीक है, फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस मतलब पूरे फेथ के साथ अपना जो भी ड्यूटी है उसको करें। नंबर 2, डिवोटेड टू हिज सर्विस। अपनी सर्विस के प्रति बिल्कुल क्या रहे? भक्ति भाव रहे, समर्पण रहे। नंबर 3, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 3 ओथ एंड अफर्मेशन है किसकी? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन है क्या? फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस, डिवोटेड टू हिज सर्विस, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रहेगा।
सबसे पहला फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस, दूसरा डिवोटेड टू हिज सर्विस एंड तीसरा प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट की टर्म है कितने साल की होती है? 5 ईयर की होती है। कितने साल की होती है? 5 ईयर की होती है। लेकिन इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे अपना क्या करते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। तो टर्म कितने ईयर की रहती है? 5 ईयर की रहती है। उसके पहले भी इनका रेजिग्नेशन हो सकता है, इनको हटाया जा सकता है, रिमूवल किया जा सकता है। और रिमूवल की क्या प्रोसेस है? इम्पीचमेंट। तो आगे देखते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट के थ्रू इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट के थ्रू इनको हटाया जा सकता है। क्या होती है इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इफ प्रेसिडेंट डू समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज प्रेसिडेंट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो 1/4 मेंबर जो है साइन करेंगे और एक नोटिस जारी कर देंगे 14 दिन पहले, 14 डेज अगो एक नोटिस दे देंगे। ठीक है, बिफोर 14 डेज एक नोटिस दे देंगे। नोटिस प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा कि आपको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा रहा है। 2/3 वोटिंग लगेगी, 2/3 जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए वोटिंग के लिए। ठीक है, तो कितने लोग साइन करेंगे? 1/4 मेंबर साइन करेंगे और नोटिस भेज दिया जाएगा 14 दिन पहले, और 2/3 जो मेंबर है वो क्या करेंगे? इसको पास करने में मेजॉरिटी जो है वो साइन करेगी। तो इम्पीचमेंट क्या है? प्रोसेस है प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, प्रेसिडेंट को हटाने की। अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कर देते हैं तो ठीक है, 1/4 मेंबर के द्वारा इसको साइन किया जाएगा, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के द्वारा इनको जो है इनेक्ट किया जाएगा और 14 डेज का प्रायर नोटिस होगा। ठीक है, तो ओथ एंड अफर्मेशन, इम्पीचमेंट टर्म समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी कब वैकेंसी होगी, इसको तो बिल्कुल याद कर लेना, सबके में यही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं रहेगा। वैकेंसी कब रहेगी? एक तो अगर रिमूवल होता है, मतलब रिमूव कर दिए जाते हैं इम्पीचमेंट के थ्रू। दूसरा रिजाइन दे देते हैं। तीसरा अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, रिमूवल हो जाता है, रेजिग्नेशन दे देते हैं, डेथ हो जाती है, अगर ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, उल्टा सीधा कुछ कर दिए तो उसके कारण डिस्क्वालिफाइड हो गए। इसके अलावा टर्म एक्सपायरी होगी तब तो होंगे ही, मतलब जनरली टर्म एक्सपायरी हो तो रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, जनरली टर्म एक्सपायरी हो तो रिमूव किया जा सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, डेथ हो गई तो रिमूव किया जाएगा, रेजिग्नेशन दे दिए और रिमूवल के थ्रू। तो ये जितना है, कब वैकेंट रहेगी प्रेसिडेंट की सीट? इन 5 केसेस में प्रेसिडेंट की सीट जो है वो वैकेंट रहेगी। और तब कौन वर्क करेगा इनके जगह पे, इनके रिप्लेस करके इनको कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को सारी सैलरी अलाउंसेस सब कुछ सेम मिलेंगे। वाइस प्रेसिडेंट उस टर्म के लिए, पर्टिकुलर टर्म के लिए क्या करेंगे? होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट की ऑफिस को। ठीक है, तो रिमूवल, रेजिग्नेशन, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एंड एक्सपायरी समझ में आ गया। मतलब कि जब टर्म एक्सपायरी हो गई, मतलब 5 साल बाद एक्सपायरी होना ही है, तो उस केस में वैकेंट होगी। दूसरा, डिस्क्वालिफाइड हो गए, अगर किसी कारणवश कुछ ऐसा कर दिए जिसके जो अगेंस्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के या अपने जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके, तो डिस्क्वालिफाइड कर दिए। उसके बाद डेथ हो गई तो वैकेंट हो गई सीट। रेजिग्नेशन दे दिया इन्होंने। उसके अलावा रिमूवल इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया।
तो टर्म एक्सपायरी हो गई तब सीट वैकेंट हो जाएगी, डेथ हो गई तब सीट वैकेंट हो जाएगी, डिसक्वालीफाइड कर दिया, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी हो गई या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले गए, रेजिग्नेशन कर दिया तो वैकेंट हो गई, और रिमूवल के जो इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूवल हो गया तो सीट वैकेंट हो गई। तो वैकेंसी समझ में आ गई। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट की पावर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रेसिडेंट की पावर। प्रेसिडेंट की पावर बहुत सारी है और इसको हम सब एक एक करके समझेंगे बहुत अच्छे से। ये एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, कौन कौन सी पावर है? तो सबसे पहला लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, फिर एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फिर जुडिशरी पावर, तो जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर, उसके बाद फाइनेंशियल पावर, फिर मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी पावर। पहले इन चारों को समझते हैं। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर के अंडर प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो पार्लियामेंट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर को समझने के लिए हमें पूरी तरह से कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। कहाँ? पार्लियामेंट में। मतलब पार्लियामेंट के इर्द गिर्द ही इनकी लेजिस्लेटिव पावर घूमती है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा। कहाँ? पार्लियामेंट पे। अब लेजिस्लेटिव पावर, तो नंबर फर्स्ट है समन और प्रोरोग द सेशन। मतलब जो पार्लियामेंट के सेशन है, ठीक है, समन एंड प्रोरोग द सेशन, मतलब कि पार्लियामेंट के जो सेशन है उनको बुलाना या फिर उसको समाप्त करना या डिसॉल्व करना। ठीक है, समन, प्रोरोग या डिसॉल्व करना, ये किसके हाथ में है? ये प्रेसिडेंट के हाथ में है। नंबर सेकंड, ही कैन कॉल फॉर ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है? ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसके लिए मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर इनके बीच में कोई मतभेद है तो उसको सुलझाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग होती है। मतलब दोनों हाउस एक साथ आते हैं और फिर उस चीज को सुलझाया जाता है। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग को कर सकते हैं। नंबर तीसरा, ही कैन सेंड मैसेज। पार्लियामेंट को मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर कोई बिल पेंडिंग है तो उसके लिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। किसको? पार्लियामेंट को। इसके अलावा नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स को। ठीक है, नॉमिनेट कर सकते हैं किसको? मेंबर्स को। किसके मेंबर्स को? लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन पीपल होते हैं, उनकी सीट रिजर्व रहती है, तो 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। उनको नॉमिनेट करना किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है, नंबर 5, कोई भी बिल है अगर, तो उस बिल को असेंट देना। बिल के 3 केसेस होते हैं, एक लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। किस लिए? प्रेसिडेंट अपना असेंट देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अपना असेंट देते हैं, तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो कोई भी बिल उसको असेंट देना या फिर विदहोल्ड कर लेना, मतलब अपने पास रख लेना, या फिर रिटर्न कर देना फॉर रिकंसिडरेशन। फिर से एक बार चेक करिए, उसके लिए रिटर्न कर देना। तो ये 3 चीजों की पावर रहती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो कोई भी बिल को असेंट देना या विदहोल्ड कर लेना। ठीक है, असेंट देना या विदहोल्ड कर लेना, या असेंट देना, विदहोल्ड कर लेना या रिटर्न कर देना, ये 3 तरह की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास बिल को लेकर के। ठीक है, कोई भी बिल पास होता है।
सेम पावर होती है गवर्नर के पास, लेकिन गवर्नर क्या करते हैं, जब स्टेट लेजिस्लेशन में कोई भी बिल पास होता है और वो गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर बिल को किसके पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं कंसीडर करने के लिए, फॉर कंसिडरेशन। एंड प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये 3 पावर अपनी यूज करके उसको भी देते हैं। तो मतलब स्टेट लेजिस्लेशन भी जो है उसका भी कंसिडरेशन किसके पास आता है, प्रेसिडेंट के पास आता है। ठीक है, तो समन और प्रोरोग और डिसॉल्व द सेशन, ज्वाइंट सेटिंग, सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट इफ एनी बिल इज पेंडिंग, नॉमिनेशन of members of Lok Sabha and Rajya Sabha, 12 nominated member of Rajya Sabha and 2 nominated member of Lok Sabha। बिल कोई भी है उसको असेंट देना, विदहोल्ड करना या रिटर्न कर देना, ये किसके हाथ में है, ये भी प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल से ही रिलेटेड अब कोई भी चीज है, मान लो कुछ बिल है जो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बिल हैं जो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। जैसे अगर कोई बिल रिलेटेड है किसके, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, अगर कोई बिल है किससे रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, तो उस बिल को किसके पास भेजा जाएगा, उस बिल को पहले प्रायर रिकमेंडेशन ली जाएगी किसकी, प्रेसिडेंट की। ठीक है, पास करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, मतलब सबसे पहले उनकी रिकमेंडेशन चाहिए। दूसरा, अगर कोई बाउंड्रीज ऑल्टर करने से रिलेटेड बिल है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर में और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट और क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। किसकी रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करके जो रिपोर्ट बनाते हैं उसको कौन प्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी रिपोर्ट्स कौन प्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। तो जितनी भी रिपोर्ट है उनको प्रेजेंट करना। इसके अलावा जो जहां तक आपने लिखे हैं उसमें ये 3 और ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज और है कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास रेगुलेशन की पावर होती है, मतलब कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जैसी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए जो प्रेसिडेंट है वो लॉ बना सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू रेगुलेशन पास करने की पावर होती है फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, मतलब बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन पास कर सकते हैं। तो रेगुलेशन की भी पावर होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ऐसे लिखने में आधा आधा हो जा रहा है ना, आधा उधर आधा चला गया। एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट की, उसमें क्या किया जाता है, नंबर 1, सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। ठीक है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम पे सारे एक्शन लिए जाते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन अपॉइंट करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एंड गवर्नर। ठीक है, तो ये इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको समझने के लिए यहाँ पे लिख लो अपॉइंट। ठीक है, तो अपॉइंट करते हैं। उसके अलावा सीक इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है, ही कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर अबाउट द प्रोसीडिंग्स, मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या काम हो रहा है, कौन कौन सी चीजें पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो है प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कमीशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश करना हो गया,
या फिर कोई अदर कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या कुछ भी, जितने भी कमीशन बनते हैं वो सारे कौन बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। उसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल, जो स्टेट के बीच में बातचीत कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल है, वो भी कौन बनाते हैं, कौन स्टेब्लिश करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। एडमिनिस्टर का मतलब है यूनियन टेरिटरीज, कुछ यूनियन टेरिटरीज कम्स अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सम यूनियन टेरिटरीज कम्स अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो एडमिनिस्टर करते हैं। स्केड्यूल एरिया मतलब कोई भी एरिया स्केड्यूल एरिया है, ये भी कौन घोषित करता है, ये भी कौन डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो किसी भी एरिया को स्केड्यूल एरिया कौन डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। स्केड्यूल एरिया का नाम कौन देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। तो नेम, सबसे पहले नेम, फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना, मतलब इन सबको अपॉइंट करना। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम ऑल, प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर अबाउट प्रोसीडिंग्स, President establish commission, interstate council, President administer union territories directly, some union territories directly, and President declares whether the area is scheduled area or not, ठीक है। तो ये था एग्जीक्यूटिव पावर। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल पावर पे। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए इसलिए एक साथ लिखने की कोशिश की। फाइनेंशियल पावर में आ गया मनी बिल। मनी बिल जो पास होता है वो भी प्रेसिडेंट कंसीडर करते हैं, उसको तभी पास होता है, ठीक है। उसके बाद यूनियन बजट भी उनके कंसिडरेशन के अंडर ही पास होता है। मतलब हर चीज, जितनी भी चीजें हैं आप देख रहे हो, एग्जीक्यूटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन, ढेर सारी चीजें सब प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं एडवांस ले सकते हैं, किससे, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया का कंटीजेंसी फंड है उससे अगर एडवांस में पैसे कोई ले सकता है तो वो कौन ले सकते हैं, प्रेसिडेंट ले सकते हैं। प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंशियल पावर में क्या याद रखना है, फाइनेंशियल पावर में याद रखना है कि मनी बिल एंड यूनियन बजट दैट इज presented, that is led on the name of president only. मेक एडवांस, प्रेसिडेंट एडवांस में पैसे ले सकते हैं किससे, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। अगर एडवांस में पैसे लेने की पावर किसी के पास है तो वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा जुडिशियल पावर में है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो भी वो कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट, एक तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट इन लेजिस्लेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में हमने क्या पढ़ा, सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर अबाउट प्रोसीडिंग्स एंड हियर सीक एडवाइस, ठीक है, सीक एडवाइस ऑन एनी क्वेश्चन। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इशू है, उसके बारे में जुडिशियल राय अगर लेना है तो वो किससे ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक मतलब जितने भी अग्रीमेंट हो गए, ट्रीटीज हो गए, ये सब जितने भी किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। भले ही प्राइम मिनिस्टर जाते हैं करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। मिलिट्री पावर, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक में क्या लिखना है कि ऑल द एग्रीमेंट, ऑल द ट्रीटीज आर टेकन ऑन द नेम ऑफ his name or signed on the name of his name। मिलिट्री पावर में लिखना है, मिलिट्री पावर में कि he is the supreme commander of defense force। इमरजेंसी में हमने पढ़ा ही है, इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो जो भी सारे जो स्टेट है उसका रेगुलेशन सब कुछ किसके अंडर आ जाता है, प्रेसिडेंट के अंदर आ जाता है। तो ये सारी थी प्रेसिडेंट की पावर। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और पावर्स हैं उस पे बढ़ते हैं, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। वीटो पावर, वीटो पावर मतलब क्या होती है कि जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं लेकिन उसको नाम देना है, ठीक है। तो वीटो पावर क्या होती है? एब्सोल्यूट वीटो मतलब कि कोई भी नॉर्मल बिल है, जो गवर्नमेंट बिल है या प्राइवेट मेंबर बिल है, ठीक है, किसी के द्वारा भी पास किया जाता है, वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए। नॉर्मली प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देते हैं, वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है। उसके अलावा सस्पेंसिव वीटो क्या है कि प्रेसिडेंट को जब रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, मतलब एक तरीके का सस्पेंस है, तो रिटर्न कर दिया उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए, उसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। फिर हम पढ़ चुके हैं पॉकेट वीटो मतलब पावर ऑफ विद होल्ड। 3 पावर हमने पढ़ी थी, एक असेंट देने की एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा विद होल्ड करने की, विद होल्ड करने की मतलब अपने पास रखने की पॉकेट वीटो, इसके अलावा रिटर्न करने की रिकंसिडरेशन के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। प्रेसिडेंशियल वीटो क्या होता है? जो हमने बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर जब बिल पास करता है तो गवर्नर उसको कंसिडरेशन के लिए किसके पास भेजते हैं? प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। 200 आर्टिकल जो है वो गवर्नर के लिए है और 201 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट के लिए है। प्रेसिडेंट उस बिल को कंसीडर करते हैं और दैट इज प्रेसिडेंशियल वीटो, ठीक है। तो चारों चीजें क्लियर है। एब्सोल्यूट वीटो, नॉर्मल, सस्पेंसिव वीटो मतलब कि रिटर्न कर दिया, सस्पेंस है तो रिटर्न कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए, पॉकेट वीटो मतलब विद होल्ड कर लिए, और प्रेसिडेंशियल वीटो मतलब कि गवर्नर से रिलेटेड है, गवर्नर कंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब पार्लियामेंट कोई भी, बोथ हाउस या ईदर ऑफ द हाउस, जब पार्लियामेंट के कोई भी दोनों लोकसभा या राज्यसभा या केवल लोकसभा जब सेशन में नहीं रहती है, तब क्या करते हैं? तब प्रेसिडेंट लॉ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो नॉर्मल लेजिस्लेशन के इक्वल नहीं होते हैं, नॉर्मल लेजिस्लेशन के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट इक्वल टू नॉर्मल लेजिस्लेशन, ठीक है। डेली बेसिस जो लेजिस्लेशन होता है, जो कानून बनाए जाते हैं, उसके इक्वल नहीं होते हैं, बस टेम्परेरी के लिए 6 मंथ के लिए ये रहते हैं। और इसको जो है वो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब कि मनमानी, इच्छा की पावर, अपनी स्वयं की इच्छा, जो अपना खुद का कंसाइंस है, तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। ही कैन ओनली मेक ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कब बनाए जाते हैं? ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का कोई एक सेशन या कोई एक पार्लियामेंट का कोई एक हाउस, पार्लियामेंट का कोई एक हाउस या दोनों हाउस जब सेशन में नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसेस कहते हैं। सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है? सेटिस्फैक्शन जो कीवर्ड है उसका मतलब है कि प्रेसिडेंट तभी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं जब वो सेटिस्फाइड हो कि हाँ इस कानून को अभी बनाना चाहिए और ये जरूरी है, ठीक है। when he feels that it is of public importance, ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड है तो वो लॉ बनाते हैं। अब एक केस आया था कूपर केस, ठीक है, कूपर केस, ठीक है, कूपर केस। कूपर केस ने क्या कहा? कूपर केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है, प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है उसको क्या किया जा सकता है? जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करना, कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है उसको चेक करना, तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा जा सकता है, उन्होंने कहा। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो कूपर केस ने क्या कहा कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा जा सकता है किसको? प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को, मतलब चेक किया जा सकता है, ठीक है, एक तरह से चेक आउट करना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन लेटर इन्होंने जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल तभी चेक किया जा सकता है जब उसकी नीयत ऐसी हो कि मतलब समझ में आए कि नहीं ये गलत कर रहे हैं। जैसे कि एक केस है वाधव केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने लेटर क्या कहा कि तभी केस चेक किया जा सकता है, उनका सेटिस्फैक्शन, प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन तभी चेक किया जा सकता है जब इन केस ऑफ मेलाफाइड, ठीक है, इन केस ऑफ मेलाफाइड, मतलब कि
नियत कैसी है, ठीक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तभी चेक किया जा सकता है कि अरे थोड़ा सा चेकआउट करें। अब आपको समझ में आ जाएगा आगे कि ये मलाफाइड क्या है। वाधव केस है एक, वाधवा केस, ठीक है। वाधवा केस क्या कहता है, एक हमने पढ़ा कूपर केस, एक है वाधवा केस। वाधवा केस क्या कहता है, वाधवा केस कहता है कि इस जो गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर ने क्या किया कि 256 ऑर्डिनेंस बना डाले। कितने ऑर्डिनेंस, 256 ऑर्डिनेंस बना डाले। दैट वाज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चेक करना चाहिए कि ये तो बिल्कुल हद से ज्यादा हो रहा है। तो उस केस में मेलाफाइड के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो चेक कर सकती है प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन, क्योंकि प्रेसिडेंट को ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, जबकि वो नहीं है, तो एक पॉज देके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज नॉट इक्वल टू लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली with the advice of council of minister, with the advice of council of minister। इसके अलावा ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ईदर ऑफ द हाउस या बोथ हाउस अगर सेशन में नहीं है तो। सेटिस्फैक्शन मतलब प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड है, ही फील्स दैट इट इज द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, देन ही कैन मेक ऑर्डिनेंस, ठीक है। कूपर केस आया, कूपर केस ने कहा कि इट इज द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद वाधवा केस आया, वाधवा केस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, वाधवा केस में 256 ऑर्डिनेंस बना दिए गए, तो वाधवा केस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब भी मेलाफाइड का केस है तब कर सकती है चेक, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर का मतलब है, पार्डनिंग पावर क्या होती है, मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सजा दे देते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा कि पिटीशन फाइल करते हैं लोग, मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या है, पार्डनिंग पावर है। प्रेसिडेंट के पास कोई अगर पिटीशन भेजता है कि हमारी सजा को कम कर दो, हमारी सजा को चेंज कर दो या कुछ भी, तो प्रेसिडेंट के पास जब पिटीशन जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है, पावर टू पार्डन, पावर टू कम्यूटेशन, पावर ऑफ कम्यूटेशन, पावर ऑफ रेमिशन, पावर टू रिस्पाइट, पावर टू रिप्रीव, ठीक है। ये सारी क्या है, प्रेसिडेंट की पावर है। इनका मतलब क्या है, पार्डन का मतलब है कि अगर किसी को सजा मिली है तो उसकी सजा से उसको फ्री कर देना, मतलब कि कोई व्यक्ति है, सपोज वो बहुत लंबे समय से सजा काट रहा है और उसने बहुत अच्छे से ईमानदारी से सजा काटी है, मतलब कि वहां पे उसका बिहेवियर अच्छा रहा है, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो जेल के अंदर अच्छा रहा है, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनको ऐसा लगा कि अब इसको फ्री कर देना चाहिए, तो वो कहलाती है पार्डनिंग पावर, मतलब उसको फ्री कर देना। इसके अलावा कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मतलब चेंज कर देना, ठीक है, किसी को सजा चेंज कर देना, मतलब ये सजा मिली तो उसकी सजा को चेंज करके दूसरा कर देना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कम्यूटेशन में आएगा। सी से कम्यूटेशन, सी से चेंज। पार्डन मतलब फ्री कर देना, कम्यूटेशन मतलब चेंज कर देना।
इसीलिए ये छोटे छोटे वर्ड निकाल के लेके आए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पार्डन का सिंपल मतलब है फ्री कर देना, कम्यूटेशन का सिंपल मतलब है चेंज कर देना, रेमिशन का मतलब है रिड्यूस कर देना। रेमिशन का क्या मतलब है? रिड्यूस कर देना, ठीक है। रेमिशन का क्या मतलब है? रिड्यूस कर देना। मतलब कि 4 साल की सजा है तो 2 साल कर दिए, 3 साल कर दिए, तो रिड्यूस कर देना, तो दैट इज द पावर ऑफ रेमिशन। रिस्पाइट का मतलब क्या है? ये किसी स्पेसिफिक चेंज के लिए है, स्पेशल केसेस के लिए है। मतलब कि अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन है, अचानक से उसको फांसी की सजा हो रही थी और पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो जब तक उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता है उसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये रिस्पाइट की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। फिर उसके बाद रिप्रीव का मतलब है डिले कर देना, ठीक है। अगर आज हो रही है तो कुछ दिन बाद कर देना, ऐसे करने की पावर किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है। मतलब अगर कोई पिटीशन फाइल करता है तो वो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, पार्डन करने की, कम्यूटेशन करने की, रेमिशन करने की, रिस्पाइट करने की एंड रिप्राइव करने की। पार्डन का सिंपल मतलब है फ्री कर देना, कम्यूटेशन का मतलब है चेंज कर देना, रेमिशन का मतलब है रिड्यूस कर देना, ठीक है। रेमिशन का मतलब है रिड्यूस कर देना, रिप्रीव का मतलब है डिले कर देना, रिस्पाइट का मतलब है स्पेशल केस के लिए, ठीक है। पार्डन फ्री बिल्कुल इजी है, कम्यूटेशन चेंज बिल्कुल इजी है। इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें जिसमें टी आता है मतलब वो स्पेशल केसेस के लिए, इन दोनों में टी नहीं आता स्पेशल केसेस के लिए। उसके अलावा डिले आता है, मतलब जिसके लास्ट में ई आता है उसको डिले कर लो, जिसके लास्ट में ई आता है उसको डिले कर लो, और जो रेमिशन है मतलब उसको क्या कर लो? रिड्यूस कर लो। तो कुछ दिमाग में इस तरीके से याद करो ताकि याद रह जाए, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट की आती है डिस्क्रिशन पावर। डिस्क्रिशन पावर में मतलब जब प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मेजोरिटी नहीं रहती है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन पावर है प्राइम मिनिस्टर चुनने का या कोलिजन गवर्नमेंट बनाने का। उसके अलावा डिसॉल्व करना, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया या लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो वो किसके डिस्क्रिशन पावर है? प्रेसिडेंट की। डिस्क्रिशन मतलब अपने मन की मतलब बिल्कुल अंदर से वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करना, ये भी उनकी डिस्क्रिशन पावर है, क्योंकि इसमें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डिसॉल्व हो रही है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही डिसॉल्व करना ये किसकी डिस्क्रिशन पावर है? तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं। इसके अलावा दोनों हाउस जो लोकसभा है उसको और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो हमने प्रेसिडेंट का क्या क्या देखा? प्रेसिडेंट का इलेक्शन से लेकर के, आर्टिकल से लेकर के, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये जो पार्डनिंग पावर है ये आर्टिकल 72 के अंदर आती है, ठीक है। जो पार्डनिंग पावर है ये आर्टिकल 72 के अंदर आती है। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आर्टिकल 123 के अंदर आती है, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके अंदर आती है? और आर्टिकल 123 के अंदर आती है। डिस्क्रिशन पावर प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेसिडेंट पर पूरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।